हाँ जी, नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मज़े में, आनंद में। ईश्वर आप सबको आनंद में रखे, मज़े में रखे और जल्द से जल्द सफलता मिले। ये मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के लिए। हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग हमारी पिछली कक्षा में चर्चा कर रहे थे वैदिक सभ्यता में आर्यों के क्षेत्र विशेष की। साथ ही साथ हमने चर्चा की नदियों की। कौन कौन सी नदियों के प्राचीन नाम क्या मिलते हैं, आधुनिक नाम क्या मिलते हैं। दोस्तों, विशेष रूप से याद रखिएगा कि वहां से आपका सम्मिलित करने वाला प्रश्न आपका बन जाता है। ठीक है। संपूर्ण वेदों में मैंने आपको कहा कि कुल 31 नदियों का उल्लेख मिलता है, लेकिन हम यदि बात करें तो अकेले ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल के नदी सूक्त के 23वें श्लोक में वस्तुतः नदियों का उल्लेख मिलता है। ये बात मैं आपको बता चुका। कई प्राचीन नदियों के नाम मैं आपको बता चुका, जैसे रावी नदी के लिए पुरुषणी, झेलम के लिए वितस्ता, सिंधु वर्तमान में सिंध नाम से। फिर हमने बात की कुर्रम की, काबुल की, कुबा की बात की हमने, गोमती की बात की, गोमल। हमने विपाशा व्यास नदी की बात की। हमने प्राचीन सरस्वती वर्तमान में घग्गर इस नदी की बात की। प्राचीन सरस्वती नदियों की नदीतमा कहा जाती थी। नदीतमा का मतलब क्या? नदीतमा का मतलब ये था समस्त नदियों की जननी। समस्त नदियों की जननी। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। ध्यान से सुनिएगा। अब जो हम विशेष रूप से बात करने वाले हैं वो विशेष रूप से बात करने वाले हैं 10 राज्य युद्ध की। 10 राज्य युद्ध क्या है, क्या क्या कारण हुए, यहां से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। 2015 के बाद में ऐसा कोई पेपर जो बड़े लेवल का जो पेपर हुआ है वो मिलता नहीं है जहां से 10 राज्य युद्ध से उल्लेख आपका जो है प्रश्न नहीं बना हो। किसी न किसी रूप में शब्दों में फेरबदल करके लगातार पिछले 2-3-4 साल से यहाँ 10 राज्य युद्ध से आपका प्रश्न बनता है। देखिएगा, अब तक जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं वो मैं आपको बता देता हूं। प्रश्न ये पूछा जा चुका है कि 10 राज्य युद्ध कौन सी नदी के किनारे हुआ, तो रावी पौरुषणी नदी। 10 राज्य युद्ध किस किस के मध्य हुआ, तो भरत राजा सुदास और 10 जनों के मध्य। ये 10 जन क्या है आगे बात करेंगे, जब राजनीतिक जीवन की बात करेंगे तब। आरएस में प्रश्न पूछा गया था कि भरत राजा सुदास और 10 जनों के मध्य रावी नदी पौरुषणी नदी के किनारे 10 राज्य युद्ध लड़ा गया। भरत राजा सुदास किस वंश से संबंधित राजा थे, तो भरत राजा सुदास त्रिशु वंश से संबंधित थे। अब दो प्रश्न नहीं आए हैं, कौन कौन से नहीं आए? एक तो प्रश्न ये बन सकता है कि 10 राज्य युद्ध से संबंधित सत्य या असत्य कथन का चयन कीजिए। अब इसमें आपका विशेष रूप से प्रश्न बनता है क्या कि साहब कारण क्या था 10 राज्य युद्ध का, वो कारण अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। दूसरा आपका प्रश्न ये भी आता है, जो आने की अब संभावना है, वो संभावना ये हो सकती है आपकी कि 10 राज्य युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलता है। ये सारी की सारी चर्चाएं हम लोग अभी करने वाले हैं। बहुत आराम से, ध्यान से, शांति से सुनिएगा। हम चर्चा करने वाले हैं 10 राज्य युद्ध की। मेरे प्यारे से साथियों, 10 राज्य युद्ध की यदि हम बात करें तो 10 राज्य युद्ध का वर्णन कहूं या उल्लेख कहूं, एक ही बात है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। पहली बात।
अब उसके पीछे क्या कारण था उसकी भी बात करते हैं। देखिएगा, मैंने कहा कि आर्यों की जो सबसे महत्वपूर्ण जनजाति थी, वो आर्यों की महत्वपूर्ण जनजाति थी, उस जनजाति का नाम था भरत। और इसी भरत जनजाति से एक राजा हुए, इन राजा का नाम था सुदास। ध्यान से सुनिएगा, बहुत आराम से। राजा का नाम क्या था? सुदास। इन राजा सुदास के एक पुरोहित हुआ करते थे। राजा सुदास के क्या थे? पुरोहित। और इन पुरोहित का नाम था ऋषि विश्वामित्र। ठीक है, कौन थे? विश्वामित्र। ध्यान से कहानी को समझिएगा। राजा सुदास ने अपने पुरोहित विश्वामित्र को राज पुरोहित के पद से हटाया, राज पुरोहित के पद से हटा दिया। इसको क्या कर दिया गया? पद से हटा दिया गया। और पद से हटाने के बाद में विश्वामित्र जी के स्थान पर महर्षि वशिष्ठ को अपना नया राजपुरोहित नियुक्त किया। ध्यान से सुनिएगा, विश्वामित्र जी को हटाया और विश्वामित्र जी को हटाने के बाद में अपने राजपुरोहित के रूप में किसको नियुक्त किया है? महर्षि वशिष्ठ को अपना नया राजपुरोहित बना दिया। किसने? राजा सुदास ने। चीजें समझ में आ रही है आपको? ये कौन है? वशिष्ठ है। कौन है? वशिष्ठ है। वशिष्ठ को क्या है? नए राजपुरोहित के रूप में नियुक्त किया। क्लियर? नए राजपुरोहित के रूप में कौन आगे? अब महर्षि वशिष्ठ। हटाया गया किसको? विश्वामित्र जी को। किसको हटाया गया? विश्वामित्र जी को हटाने के बाद में नए राजपुरोहित के रूप में वशिष्ठ जी को नियुक्त कर दिया। और ये बात विश्वामित्र जी को कुछ अच्छी नहीं लगी। उन्हें उनका खुद का अपमान महसूस हुआ। तो विश्वामित्र जी ने अपमानित होकर के, ध्यान से सुनिएगा, अपमानित हुए। क्या हुए? अपमानित हुए। और अपमानित हुए तो इनको देखो क्या आएगा? गुस्सा आएगा। क्या आएगा? गुस्सा आएगा। आंखें इनकी बिल्कुल लाल हो गई गुस्से में। ये लो साहब, लाता पीड़ा होगा। लाल पीले हो गए। और अपने अपमान का बदला लेने के लिए तत्कालीन एक व्यक्ति जिसका नाम था, मिलता है मेद की अध्यक्षता में 10 जनों का एक समूह बनाया। 10 जनों का क्या बनाया है? समूह बनाया। और इस समूह के नेता कौन है? विश्वामित्र। कौन है? विश्वामित्र। और अपने इस 10 जनों के समूह को लेकर के कौन सी नदी के किनारे आए? रावी या पौरुषणी नदी के किनारे आए। कौन सी नदी के किनारे? रावी या पौरुषणी नदी के किनारे आए। कौन सी नदी है ये? रावी या पौरुषणी नदी। और इसी रावी और पौरुषणी नदी के किनारे इधर से राजा भरत राजा सुदास और उधर से विश्वामित्र अपने साथ में 10 जनों को लेकर के आए। और इसी रावी और पुरुषणी नदी, कौन सी नदी? रावी नदी। ध्यान से सुनिएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी नदी के किनारे? तो रावी नदी के किनारे। रावी का प्राचीन नाम क्या मिलता है? पौरुषणी नदी। इसी पौरुषणी नदी के किनारे भरत राजा सुदास, ये कौन है आपके? भरत राजा
सुदास, और इधर से कौन, विश्वामित्र जी अपने साथ में 10 जनों का संगठन, 10 राजाओं का एक संगठन लेकर के आए हैं, ठीक है ना। इनके मध्य क्या हुआ है, युद्ध हुआ है, इनके मध्य क्या हुआ है, युद्ध हुआ है। और इसी युद्ध को क्या कहा जाता है, 10 राज्य युद्ध कहा जाता है। हम बात कर रहे थे किसकी, 10 राज्य युद्ध की। तो किस किस के मध्य हुआ, देखो, भरत राजा सुदास, भरत राजा सुदास और विश्वामित्र के द्वारा निर्मित 10 जनों के संघ के मध्य ये युद्ध लड़ा गया। और इस युद्ध में विजय जो रहे, इस युद्ध में भरत राजा सुदास क्या रहे, इसमें विजय रहे। आ गई बात समझ में। इस युद्ध में विजय कौन रहे, भरत राजा सुदास। और ये भरत राजा सुदास वस्तुतः त्रित्सु वंश के राजा हुआ करते थे। इनका मूल जो वंश था, वो वंश कौन सा था, त्रित्सु वंश था। कौन सा वंश, त्रित्सु वंश। तो ये प्रश्न पूछा गया था आरएस में कि भरत राजा सुदास कौन से वंश के थे, तो त्रित्सु वंश के थे। भरत जनजाति, और भरत जनजाति का जो मूल वंश कौन सा, त्रित्सु। इन्हीं के द्वारा 10 जनों और भरत राजा सुदास के मध्य रावी नदी, पुरुषनी नदी के किनारे भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में भरत राजा सुदास विजय रहे, जो कि त्रित्सु वंश से संबंधित थे। इन 10 जनों के संगठन का नेता कौन थे, विश्वामित्र। कारण क्या था, विश्वामित्र को राजपुरोहित के पद से हटा दिया गया, उनके स्थान पर महर्षि वशिष्ठ को जो है, महर्षि वशिष्ठ को नया राजपुरोहित बनाया गया। इससे अपमानित हुए कौन, विश्वामित्र जी। और उन्होंने 10 जनों का एक समूह बनाया। यहां पर आप लोगों के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि गुरुजी ये जन क्या है। तो अभी हम राजनीतिक जीवन की बात करेंगे, तब ये जन आपको मैं बहुत अच्छे से क्लियर करवाने वाला हूं, ठीक है। एक तरीके से कबीले थे, इसमें 5 आर्य कबीले, 5 अनार्य कबीले। भलानस, सेवी, त्रुवस, कुरु, यदु, दुहयु, अनिल, पक्त, विषाणिनी, शिवी, ठीक है। कुल मिलाकर के 10 आर्य, 10 जो है कबीले थे। इनको जन के रूप में संबोधित किया गया है। क्या चीजें हैं, किस प्रकार से है, ये अभी हम लोग चर्चा करने वाले। क्लियर हो गई ये बात, 10 राज्य युद्ध। चलिए अब मैं लिख रहा हूं, देखिएगा। 10 राज्य युद्ध, 10 राज्य युद्ध। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि इसका युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, ये याद रखिएगा। ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। ठीक है। और ये युद्ध कहां लड़ा गया, कहां लड़ा गया, तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि रावी नदी, रावी नदी, इसी को क्या कहा गया, पौरुषणी नदी या पुरुषणी नदी, एक ही बात है। पौरुषणी या पुरुषणी एक ही बात है, ठीक है। पौरुषणी नदी के किनारे पर, नदी के तट पर, ठीक है। फिर अगली हम बात करें किसके मध्य, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि भरत राजा सुदास, भरत राजा सुदास वे 10 जनों के मध्य, वे
10 जनों के मध्य। ठीक है, यहां पर नोट लगा करके मैं लिख रहा हूं कि भरत राजा सुदास, भरत राजा सुदास त्रिशु वंश से संबंधित राजा थे। त्रिशु वंश से संबंधित थे। ठीक है, अगली हम बात कर लेते हैं कारण की। कारण क्या था, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों। देखिएगा, ये बेसिक आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं, सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं, इसी रूप में ये आते हैं। ठीक है, किस किस के मध्य हुआ, है ना, कारण क्या था, अभी कारण में आपसे चर्चा करने वाला हूँ। कौन सी नदी के किनारे, नदी का नाम याद रखना है, पौरुषणी नदी प्राचीन काल में। ठीक है, वर्तमान में रावी नदी। क्लियर बात है। हमने बात कर ली कारण क्या था कि भरत राजा सुदास ने विश्वामित्र को राजपुरोहित के पद से हटा दिया और महर्षि वशिष्ठ को अपना नया राजपुरोहित नियुक्त किया। आगे बात समझ में। विश्वामित्र अपमानित हुए, अपमानित होने के बाद मेद की अध्यक्षता में 10 जनों का एक संगठन बनाया और भरत राजा सुदास के खिलाफ उन्होंने युद्ध लड़ा। ठीक है, तो कारण, राजा सुदास ने विश्वामित्र को राजपुरोहित के पद से हटाकर महर्षि वशिष्ठ को अपना नया राजपुरोहित नियुक्त किया। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, इस लाइन को इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। विश्वामित्र ने अपमानित होकर मेद की अध्यक्षता में दस जनों का संगठन बनाया। ठीक है, इस संगठन के अध्यक्ष, इस संगठन का नेतृत्व का प्रमुख नेता विश्वामित्र थे।
इन्होंने भरत राजा सुदास के विरुद्ध रावी नदी के तट पर युद्ध लड़ा। इस युद्ध में राजा सुदास विजय रहे। युद्ध में शामिल 10 जन क्रमशः 10 जनों के नाम लिख रहा हूं मैं। तो पुरु, अनु, यदु, द्रुहयु, और तुर्वस, ये 5 आर्य कबीले। ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो अकिन कई जगह नाम मिलता अनिल, ठीक है ना। पक्त, बलानस, सीवी और विषाणिनी। ठीक है ना। ये 5 अनार्य जो है मिलते हैं। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि युद्ध में शामिल 10 जन कौन कौन से थे। तो पुरु, अनूप, यदु, दुयु, त्रुवस, ये आर्य कबीलों के रूप में उल्लेख मिलता है। ठीक है। अनिल या अकिन मिलता है कई जगह। ठीक है, दोनों एक ही बात है, अलग अलग आएगा नहीं। ठीक है, दोनों में से एक शब्द आएगा। वस्तुतः अनिल ज्यादा यहाँ पर ठीक प्रतीत होता है। पक्त, बलानस, सिवी और विषाणिनी, ये 5 अनार्य कबीले। 5 अनार्य कबीले। तो कुल 10 लोग मिलकर के, ये 10 लोग क्या, 10 जन। 10 जन का मतलब 10 एक तरीके से ये राजा थे, कबीलों के मुखिया थे ये। ठीक है ना। और ये इतने सारे लोग मिलकर के भी भरत राजा सुदास को पराजित नहीं कर पाए। भरत राजा सुदास ने दे धमीड़ मतलब क्या, उठा के पटका। रावी नदी के पुरुष ने नदी के तट पर छाप के दे के मारा इनको। ठीक है। और इस युद्ध में वो क्या रहे, विजय रहे। आगे बात समझ में। तो ये हमने ऋग्वेदिक काल की जो महत्वपूर्ण बातें हैं, इन चीज़ों का हमने बहुत अच्छे से अध्ययन कर लिया है। अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ, विशेष रूप से चर्चा करने वाला हूँ ऋग्वेदिक काल के राजनैतिक जीवन की। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा,
यदि हम ऋग्वेदिक काल के राजनीतिक जीवन की चर्चा करते हैं तो एक चीज तो पहले से दिमाग में बिठा करके रखें कि जीवन में राजनीति परिवार से शुरू होती है और परिवार पे ही खत्म हो जाती है। बहुत बड़ा कथन कह रहा हूं मैं। यदि आप इस चीज को समझ जाएंगे तो आपको पॉलिटी समझ में आना प्रारंभ हो जाएगा। मैंने आपको कहा कि राजनीति जीवन में परिवार से शुरू होती है और परिवार पे क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। परिवार से बाहर कभी राजनीति निकलती नहीं है। कैसे? एक छोटा परिवार, संयुक्त परिवार प्राचीन काल में, और परिवार का जो मुखिया होता है, परिवार का मुखिया हमारे कौन है? पिताजी हैं। कौन है? पिताजी हैं। और पिताजी के पिताजी, पिताजी के पिताजी क्या है? दादाजी। दादाजी की स्थिति अलग होती है, लेकिन सर्वे सर्वा जो होता है वो कौन होता है? पिताजी होते हैं। कौन होते हैं? पिताजी। और फिर आगे माताजी। कौन? माताजी। कौन? माताजी। थोड़ा सा समझिएगा। और फिर हम उनकी संतानें। केवल इतनी सी चीज को समझ जाओगे तो पूरा का पूरा राजनीति आपको समझ में आ जाएगा। संतान, पिता एक तरीके से क्या है? मुखिया है। परिवार का वास्तविक शक्तियां नहीं थे इसमें, ठीक है। और पिताजी के पिताजी मतलब क्या? दादाजी। क्या है? दादाजी। ये कहे तो ये जाएंगे मुखिया, लेकिन वास्तविक शक्तियां किसमें है? पिताजी में है। ध्यान से सुनिएगा। परिवार का मुखिया वस्तुतः कहलाता, यदि भाई जो बुजुर्ग है, हमारी भारतीय प्राचीन सनातन संस्कृति में सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति को मुखिया के रूप में हम मानते हैं। लेकिन वास्तविक शक्तियां किस में होती है? वास्तविक शक्तियां तो बड़े बेटे में होती है, हमारे पिताजी में। मतलब ऐसे समझ लो आप लोग। तो यहां मैंने कहा कि राजनीति परिवार से प्रारंभ होती है, परिवार पे समाप्त हो जाती है। कई से ध्यान से सुनिएगा। वास्तविक शक्तियां किसमें? पिताजी में। पिताजी क्या है? परिवार के मुखिया। और वर्तमान में यदि हम बात करें तो प्रधानमंत्री। अरे भाई, वास्तविक शक्तियां किसमें निहित होती है? प्रधानमंत्री जी में। यस और नो? लेकिन हम मानते किसको है? मुखिया। दादाजी को। किसको? दादाजी को। पिताजी किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? दादाजी के प्रति उत्तरदायी है। आगे बात समझ क्लियर है ना? तो जिस प्रकार से नाम मात्र का मुखिया होता है राष्ट्रपति, ठीक उस प्रकार से परिवार में स्थिति ये दादाजी वाली। जिस प्रकार से परिवार में स्थिति दादाजी की होती है, ठीक उसी प्रकार से केंद्र में स्थिति होती है राष्ट्रपति की। किसी बात के लिए पिताजी ने कहा कि देखो मैं ऐसा करना चाह रहा हूं, तो दादाजी को पता है कि मेरी चलेगी तो वैसे ही नहीं, तो सीधे सीधे या तो हाँ कर देते हैं, सीधे सीधे साइन कर देते हैं। या फिर उस स्थिति में क्या, एक बार ज्यादा से ज्यादा मना कर दिया, दूसरी बार यदि चीज आ गई तो उसके लिए फिर वो कहे अरे वाह ठीक है यार कर लेते रहे हिसाब से, क्योंकि दादाजी को पता है कि मेरी चलने वाली नहीं है। तो एक तरीके से दादाजी यहाँ पर क्या है? राष्ट्रपति के रूप में है। क्या? किस रूप में? राष्ट्रपति के रूप में। और पिताजी गृह मंत्रालय, माताजी, पिताजी प्रधानमंत्री हैं। और हम उनकी संतान, हमारे में क्या किया जाता है? कार्यों का बंटवारा। कार्यों का बंटवारा, इसका मतलब हम क्या है? उनकी मंत्री परिषद है। हम उनकी क्या है? मंत्री परिषद। और यदि हमने कोई काम खराब किया तो हमने क्या करेंगे? काम यदि खराब किया तो नाम किसका खराब होगा? पिताजी का। अरे भाई, सुखदेव मैया कौन से? कि मूलाराम जी मैया के बेटे। मूलाराम जी मैया कौन से? ओ वो नाथाराम जी के बेटे। आगे बात समझ में? इस तरीके से तो यहां पर इसका मतलब क्या है? सामूहिक उत्तरदायित्व पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो एक साथ डूबते हैं, एक साथ तैरते हैं। राजनीति परिवार से प्रारंभ होती है, परिवार पे ही समाप्त हो जाती है। परिवार से बाहर राजनीति कभी निकलती ही नहीं है।
हम संतानें क्या हैं? मंत्री परिषद, माताजी गृह मंत्रालय, पिताजी हमारे प्रधानमंत्री है, दादाजी हमारे राष्ट्रपति है। ये स्थितियां चलती है। तो मैंने कहा कि ऋग्वेदिक काल में भी यदि हम बात करें तो ऋग्वेदिक काल के राजनीतिक जीवन की ये समझाने के पीछे मेरा मुख्य उद्देश्य क्या है? मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि सबसे जो प्रमुख बेसिक जो इकाई है किसी भी राजनीति की, वो हमेशा परिवार होती है। हम यहां पर बात कर रहे हैं ऋग्वेदिक काल के राजनीतिक जीवन की। तो राजनीतिक जीवन में याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि राजनीतिक जीवन की सबसे जो छोटी इकाई थी, वो आपकी सबसे छोटी इकाई क्या थी? परिवार थी। ध्यान से समझिएगा, ऋग्वेदिक काल के राजनीतिक जीवन की सबसे छोटी इकाई, यहां पर मैं लिख रहा हूं इकाई, सबसे छोटी इकाई आपका क्या होगा? परिवार। सबसे छोटी इकाई क्या थी आपकी? परिवार। क्लियर है? राजनीतिक सबसे छोटी इकाई क्या था? परिवार था। क्या था? परिवार था। अब ध्यान से सुनिएगा, यह कई परिवार जब मिलते हैं, परिवार क्या होता है पहले तो ये बताओ। परिवार देखा कभी? चलो परिवार की परिभाषा बताओ, क्या होता है? जल्दी से बताओ, परिवार क्या चीज है? बताओ भाई, परिवार क्या होता है? अब नाम सुना है कभी के देखा कभी? परिवार किस चीज को कहते हैं परिवार? अब कई लोग सोच रहे होंगे परिवार क्यों है? परिभाषाओं में यदि इसको परिभाषित करते हैं तो आप लोगों ने परिभाषा एक पढ़ी होगी क्या, कि किसी पिता और उसकी समस्त उत्तरजीवी संतान परिवार कहलाती है ना। वो एकल परिवार की परिभाषा में है। रक्त संबंधों का ऐसा समूह जो एक ही छत के नीचे निवास करता हो, संयुक्त परिवार की परिभाषा है। रक्त संबंधों का विशाल समूह जिसमें ससुराल पक्ष भी शामिल हो जाए, वृहद परिवार है। तो परिवार क्या है? तो छोटे सी हम सामान्य परिभाषा में आज की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखते हैं तो हम यही कहते हैं कि माता पिता और उसकी समस्त उत्तरजीवी संतान क्या है? परिवार का स्वरूप है। लेकिन परिभाषाओं में इसमें साथ में नौकर भी जोड़ दिया है। अब ये नौकर कैसे हो सकता है? किसी की आमदनी नहीं है नौकर रखने की, तो फिर वो खैर वो परिभाषाओं की बात है। तो यदि हम बात करें तो राजनीतिक जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है? परिवार है। और जब कई परिवार मिलते हैं तो परिवार से मिलकर के कुल का निर्माण होता है। ध्यान से सुनिएगा भाई, परिवार में मान लो कि 5 लोग हो सकते हैं, 6 लोग हो सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इन चीजों को समझिएगा। आपका ध्यान केवल और केवल बोर्ड के ऊपर होना चाहिए। भाई पति पत्नी हो गए, ये इसकी एक संतान हो गई है, इसको भी हम परिवार कहेंगे। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो ये परिवार है। पति पत्नी और उसकी समस्त उत्तरजीवी संतानें, चाहे 1 हो, 4 और 5 और चाहे 10 हो, परिवार है। लेकिन कई परिवार जब मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है? कुल का निर्माण होता है। कई परिवार जब मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है? कुल। हमने कहा ना हमारा कुल कितना बड़ा, हमारा कुनबा कितना बड़ा है। तो हमारे कुल और कुनबे में तो कई परिवार सम्मिलित होते हैं। जैसे मेरा परिवार का मतलब मेरे पिताजी और ये सारी चीजें, मेरे ताऊ जी का परिवार, मेरे चाचा जी का परिवार, मेरी बुआ जी का परिवार, उनका परिवार, मेरे ढींकड़ा फलाना पूंछड़ा, ये सारी चीजें। तो जब कई परिवार मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है? ग्राम का निर्माण होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। सॉरी, कुल का निर्माण होता है। किसका? कुल का निर्माण होता है। और कई कुल जब मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है? ग्राम का निर्माण होता है। भाई एक गांव में किसका समूह निवास करता है? गांव वस्तुतः किसकी इकाई है? एक गांव में कई कुल निवास करते हैं, कई कुलों में परिवार होते हैं, और परिवार में व्यक्ति, सदस्य।
आगे बात समझ में। तो राजनीतिक जीवन की सबसे छोटी इकाई परिवार, परिवार से मिलकर के किसका निर्माण हुआ? कुल, कुल से मिलकर के क्या बने? ग्राम, और ग्राम से मिलकर के किसका निर्माण हुआ? विश्व का। ग्राम से मिलकर के किसका निर्माण हुआ? विश्व का निर्माण हुआ। और विश्व से मिलकर के किसका निर्माण हुआ? जन का निर्माण हुआ। विश्व से मिलकर के किसका निर्माण हुआ? जन का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? जन का निर्माण हुआ। और यहां ऋग्वेदिक काल में जन से जो जस्ट बड़ी इकाई थी, पहली बार एक शब्द मिलता है। शब्द क्या मिलता है? राष्ट्र। पहली बार शब्द क्या मिलता है? राष्ट्र। इसको केवल दिमाग में लिखिएगा। लेकिन आगे यदि हम बात करते हैं तो कई जनों से मिलकर के जनपदों का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? जनपद का। और कई जनपद मिले तो क्या बना? महाजनपद बने। महाजनपद बने। अब यदि महाजनपद का मतलब हम बात करें तो महाजनपद का मतलब क्या है? देश। महाजनपद का मतलब यहां पर क्या है? देश। पहले छोटे छोटे हम जब बच्चे होते थे, बिल्कुल टाबर होते थे, घर वाले बोलते थे ना, बेटा उल्टा चलेगा कि सीधा चलेगा, तो हम तो कहते थे उल्टे चलेंगे हम तो। खोड़ी लहा एक नंबर का है। नकटा मतलब आई मीन टू से नकटा। आपको पता है नकटा किसको बोलते हैं? जिसके कोई फर्क नहीं पड़े, उल्टा काम करने में माहिर थे। तो थोड़ा सा अब यहां से उल्टा चल रहे। महाजनपद का मतलब क्या है? देश। जनपद का मतलब किससे संबंध लेंगे हम? राज्य से। किससे संबंध लेंगे? राज्य से। और यहां पीछे की तरफ आइए, जन का मतलब क्या है? जन का मतलब क्या है? जिला। जन का मतलब क्या है? जिला। विश्व का मतलब आपका क्या होगा? तहसील। क्या होगा? तहसील। ग्राम का मतलब क्या है? गांव। क्या है? गांव। और कुल अपने आप में कुल है। परिवार का मतलब क्या है? परिवार, जो कि व्यक्तियों का समूह है। यदि वर्तमान स्थितियों में परिप्रेक्ष्य में बात करें, ऋग्वेदिक काल के साथ में कंपेयर करते हुए, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा इस चीज को। भाई देश में क्या होते हैं? राज्य। राज्य में क्या? जिले। जिले में क्या होती है? तहसीलें। तहसीलों में क्या होते हैं? गांव। गांव में क्या होते हैं? कुल होते हैं। कुलों में क्या होते हैं? परिवार। परिवार में क्या होते हैं? व्यक्ति होते हैं। परिवार में क्या होते हैं? व्यक्ति होते हैं। तो समाज की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे छोटी इकाई क्या है? व्यक्ति। बिना व्यक्ति के, ये प्रश्न भी बनता है आपका, ध्यान से सुनिएगा, बिना व्यक्ति के कभी भी किसी भी समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। तो यदि हम ऋग्वेदिक काल के राजनीतिक जीवन की बात करें तो सबसे छोटी इकाई क्या थी? परिवार। कई परिवार मिले तो कुल का निर्माण हुआ, कई कुल मिले तो ग्राम का निर्माण हुआ, कई ग्राम मिले तो विश्व का निर्माण हुआ, कई विश्व मिले तो जन का निर्माण हुआ, कई जन मिले तो जनपद बने, और कई जनपद मिले तो महाजनपद बने। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, ये वाली यहां तक स्थिति याद रखना में वैदिक काल में, ये बाकी की चीजें जनपद और महाजनपद उत्तर वैदिक काल के बाद की चीजें हैं। वस्तुतः जनपद शब्द हम बाद में पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल में, जब लोहे का आविष्कार हुआ। लोहे का आविष्कार हुआ उत्तर वैदिक काल में, और उत्तर वैदिक आर्यों का विस्तार थोड़ा ज्यादा हुआ, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र तक हो जाता है। रीट एसएसटी 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था, और यहीं से कृषि के अन्य उपकरण बने, औजार बने, वर्ग संघर्ष बढ़ा, क्षेत्रीयता की भावना समाप्त हो गई, कबीलाई जीवन समाप्त हुआ, और संघर्ष के कारण एक दूसरे जनों का आपस में विलय होने लगा। व्यापक वृहद स्वरूप प्राप्त किया उन्होंने। जो कमजोर जन थे, उन कमजोर जनों को शक्तिशाली जनों के द्वारा जीत लिया गया। ये आगे चल करके जनपद में हो गए, जनपद का स्वरूप धारण किया, और बाद में यही साम्राज्यवादी नीति के कारण यही जनपद महाजनपद में जो है परिणित हो गए। और महाजनपदों का उल्लेख अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में मिलता है। सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद पढ़ेंगे हम मौर्य काल।
और मौर्य महाजनपद के रूप में उभरा सबसे बड़ा। ठीक है, मगध सबसे बड़ा महाजनपद, मौर्यों का वहां पर शासन स्थापित हुआ। तो ये इस प्रकार से प्रारंभिक इकाई के रूप में ये इस प्रकार से आते हैं। चीजें क्लियर हो रही है ना आप लोगों को? इन चीजों को दिमाग में रखना। अब देखिएगा, अब सीधा सीधा प्रश्न क्या आता है, देखिएगा। ऋग्वेदिक काल के राजनीतिक जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? परिवार। सबसे बड़ी इकाई क्या है? राष्ट्र। यूपीएससी प्री में प्रश्न पूछा गया था कि पहली बार राष्ट्र शब्द हमें देखने को कहां मिलता है, कौन से काल के दौरान मिलता है? तो बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि पहली बार राष्ट्र शब्द के दर्शन हमें वैदिक काल में होते हैं और राष्ट्र शब्द का उल्लेख केवल और केवल ऋग्वेद में एक बार मिलता है। ऋग्वेद में राष्ट्र शब्द का उल्लेख केवल और केवल कितनी बार मिलता है? एक बार मिलता है। जबकि ऋग्वेद में सर्वाधिक 275 बार जन शब्द का उल्लेख मिलता है। अभी हमने थोड़ी सी पहले बात करी थी 10 राज्य युद्ध में, मैंने जनों का उल्लेख किया था और मैंने आपको कहा, मैंने कहा जन का मतलब क्या होता है बताऊंगा। अब आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे ज्यादा शब्द मिलता है जन, जिसका ऋग्वेद में 275 बार उल्लेख मिलता है। विश्व शब्द का उल्लेख 171 बार मिलता है। दोस्तों, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखते हैं तो कई राज्य ऐसे हैं जिनके, यदि आप यूपी वाली बसों में सफर करते हैं, राजस्थान में बसें आती है, आपने देखा भी होगा या फिर आपने बाहर भी देखा होगा, वहां पर एक शब्द मिलता है मत्स्य जनपद डिपो। और मत्स्य जनपद का मतलब क्या है? यूपी राज्य। क्या है? यूपी राज्य। तो जनपद शब्द अभी भी प्रयुक्त किया जाता है किसके संदर्भ में? राज्य के संदर्भ में। आगे बात समझ में क्लियर है? अब दूसरा यहां से प्रश्न क्या बनता है वो भी हम बात करने वाले हैं। दूसरा प्रश्न आपका यहां से, देखिए चीजें आपको समझनी है, एक एक चीज को आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कितना पढ़ा डजंट मैटर, कैसे पढ़ा, उसमें से कितना आपको याद हुआ, ये आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। 50 पेज पढ़ लिया और उसमें से 5 शब्द भी याद नहीं है, तो उस पढ़ाई का मतलब क्या है क्या? नहीं है ना? हाँ, 5 पेज पढ़े और 5 में से 5 हमें याद हो गए, 100% रिजल्ट। तो अब हम बात कर रहे हैं कि यहां मुखिया की बात कर लेते हैं हम, इकाई की, और इनके मुखिया कौन? मुखिया ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। परिवार का जो मुखिया होता था, इस परिवार के मुखिया के लिए शब्द मिलता है गृहपति। शब्द क्या मिलता है? गृहपति। सीधा सीधा प्रश्न बनता है कि परिवार के मुखिया को ऋग्वेदिक काल में क्या कहा जाता था? तो गृहपति कहलाता था। कुल के मुखिया को क्या कहा जाता था? कुलुप कहा जाता था। कुल के मुखिया को क्या कहा गया? कुलुप कहा गया। गांव के मुखिया के लिए शब्द मिलता है ग्रामीणी। शब्द क्या मिलता है? ग्रामीणी। या शब्द मिलता है ग्रामणी, है ना? ग्रामीणी या ग्रामणी शब्द एक ही बात है। आगे यदि हम बात करें तो विश्व का जो मुखिया होता था, विश्व के मुखिया को कहा गया विश्वपति। क्या कहा गया? विश्वपति कहा गया। क्या कहा गया? विश्वपति। आगे हम शब्द बात करें जन, तो ऋग्वेदिक काल में सबसे बड़ी इकाई के रूप में राष्ट्र। यदि राष्ट्र वहां पर नहीं आए तो आपको क्या करना है? जन। जन का मतलब क्या? जिला। तो मतलब इसका समझे क्या कि 10 राज्य युद्ध में 10 जिलों ने मिलकर के भरत राजा सुदास के विरुद्ध युद्ध किया था। 10 कबीले थे बड़े बड़े, उस समय जन कहलाते थे, वर्तमान में जिला। ठीक है, तो जिले का स्वरूप। तो ध्यान से सुनिएगा, जन का जो मुखिया था उसे कहा जाता था गोप
रक्षक, राजन। तीन शब्द मिलते हैं। क्या क्या शब्द मिलते हैं? शब्द मिलता है गोप, या शब्द मिलता है आपका रक्षक, या शब्द मिलता है आपका राजन। शब्द आपका क्या मिलता है? राजन। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात याद ये रखनी है कि गोप, रक्षक और राजन, गोप, रक्षक और राजन, ये जो है वंश परंपरा से बनते थे, वंश परंपरा से नियुक्त होते थे। गोप, रक्षक और राजन, जो कि मूलतः यहां पर याद रखिएगा दोस्तों कि एक तरीके से राजन का मतलब क्या है? राजा है। तो राजा जो था वो, यहां ध्यान से सुनिएगा, ऋग्वेदिक काल में राजा भूमि का स्वामी नहीं होकर के युद्ध का स्वामी होता था, कबीले का मुखिया व संरक्षक होता था। भूमि का स्वामी नहीं था, किसका था? युद्ध का स्वामी। और यहां ऋग्वेदिक काल में एक चीज आपने और पढ़ी होगी, आपने ध्यान से सुनिएगा कि ऋग्वेदिक काल में जो प्राय युद्ध थे वो गायों के लिए लड़े जाते थे। इसीलिए वहां पर एक शब्द मिलता है जनस्य गोप्ता। क्या शब्द मिलता है? जनस्य गोप्ता। गोप या गोप्ता एक ही बात है, कोप्ता मत कर लेना, खाने की किसी को भूख वूख लगी हो तो ऐसे मत कर लेना गड़बड़। जनस्य गोप्ता शब्द क्या मिलता है? जनस्य गोप्ता। गायों के लिए युद्ध होते थे प्राय, क्यों होते थे, क्या कारण थे, ये बातें अभी हम लोग करने वाले हैं। खैर, तो यहां पर ध्यान से सुनिएगा कि जन, गोप, रक्षक और राजन, गोप, रक्षक और राजन, जो कि वंश परंपरा के अनुसार नियुक्त होते थे। वंश का मतलब क्या? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, ठीक है भाई। पिता की मृत्यु हुई, पिता की मृत्यु के बाद में उसका बड़ा पुत्र, बड़ा पुत्र के बाद में वो इस तरीके से संतति चलती रहती थी। उसके बाद उसका छोटा भाई, उसका छोटा भाई, उसका छोटा भाई, इस तरीके से चीजें चलती थी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं राष्ट्र की। तो यहां पर याद रखिएगा कि राष्ट्र का जो मुखिया था उसे क्या कहा जाता था? सम्राट। या इसी के लिए शब्द मिलता है अधिपति, सम्राट या अधिपति। दोस्तों, मैंने आपको कहा कि प्रश्न आपका यह बनता है कि राष्ट्र शब्द का उल्लेख पहली बार हमें कहां मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है, केवल एक बार, केवल एक बार। तो राष्ट्र शब्द की अवधारणा वैदिक काल में सबसे पहले, लेकिन यदि इसी को हम बात करें स्पष्ट रूप से, सुस्पष्ट रूप से, राष्ट्र शब्द का उल्लेख महाजनपद काल में मिलता है। सुस्पष्ट रूप से, ध्यान से सुन लीजिएगा, यहीं पर आप कहीं पर नोट लगा करके साइड में लिख लीजिएगा कि राष्ट्र शब्द का उल्लेख हालांकि ऋग्वेद में एक बार मिलता है, लेकिन सुस्पष्ट और व्यवस्थित रूप से राष्ट्र शब्द, राष्ट्र की अवधारणा महाजनपद काल की देन है। क्योंकि राष्ट्र का मतलब देश के रूप में, और महाजनपद काल, महाजनपद का मतलब ही अपने आप में क्या था? देश था। आ गई बात समझ? अब यहां पर राष्ट्र को का जो मुखिया था वो क्या? सम्राट या अधिपति। ऐसा व्यक्ति जिसने अनेक जनों के ऊपर या अनेक गोपों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली हो, वो कहलाता था सम्राट या अधिपति। और मूलतः सम्राट और अधिपति, ये दोनों के दोनों शब्द याद रखिएगा, ये क्या होती थी? पदवी होती थी। सम्राट और अधिपति आप लोगों के लिए ये क्या है? यहां पर ये पदवी है। और पदवी किसके लिए है? ऐसा व्यक्ति जिसने अनेक गोपों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली हो। ऐसा व्यक्ति जिसने अनेक गोपों के ऊपर, अनेक गोपों पर विजय प्राप्त कर ली हो, वो उपाधि धारण करता था। कौन सा? सम्राट या अधिपति की, सम्राट या अधिपति की। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहां पर कुछ विशेष इंपॉर्टेंट तथ्य लिख रहा हूं, इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। कुछ शब्द
कि ऋग्वेद में विश्व शब्द का उल्लेख 171 बार मिलता है। ऋग्वेद में विश्व शब्द कितनी बार? 171, 171 बार। यदि हम बात करें जन की तो जन 275 बार। जन शब्द 275, 275 बार। ठीक है। और यदि हम बात करें राष्ट्र शब्द की, कौन सा शब्द? तो राष्ट्र शब्द उल्लेख, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि ऋग्वेद में राष्ट्र शब्द का उल्लेख केवल और केवल एक बार ही मिलता है। कितनी बार मिलता है? एक बार। एक बार। कितनी बार? एक बार। आगे बात समझ में क्लियर है? यहां तक किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहां से आपका प्रश्न बन सकता है कि ऋग्वेद में विश्व शब्द का उल्लेख कितनी बार है? 171 टाइम्स। सबसे ज्यादा शब्द कौन सा उल्लेखित है? तो जन शब्द उल्लेखित है। कितनी बार? 275 बार। कितनी बार? 275 बार। राष्ट्र शब्द कितनी बार आया? केवल और केवल एक बार हमें देखने को मिलता है ऋग्वेद में। ठीक है। यहां पर ध्यान से सुनिएगा कि जनपद और महाजनपद जो ये दोनों के दोनों है वो कौन से काल में? उत्तर वैदिक काल में। जनपद और महाजनपद काल उत्तर वैदिक काल के बाद में। आगे बात समझ में? यहां तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। एक मैं नोट लगा करके लिख रहा हूं, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। नोट कि ऋग्वैदिक काल में राजा भूमि का स्वामी नहीं होकर के, राजा भूमि का स्वामी नहीं होकर भूमि का स्वामी नहीं होकर वह केवल युद्ध का स्वामी होता था। उसकी हैसियत एक कबीले के मुखिया और संरक्षक के रूप में होती थी। इसीलिए शब्द क्या मिलता है? जनस्य गोप्ता। ये कई बार प्रश्न पूछा गया कि जनस्य गोप्ता किसके लिए प्रयुक्त किया गया? राजा के लिए। ठीक है। तो युद्ध का भूमि का स्वामी नहीं होता था राजा ऋग्वेदिक काल में। कौन से काल में? ऋग्वेदिक काल में। आगे बात समझो। होकर वह केवल युद्ध का स्वामी होता था। युद्ध का स्वामी होता था। ठीक है। अगली बात करें, उसकी हैसियत कबीले के मुखिया व संरक्षक, कबीले के मुखिया व संरक्षक के रूप में होती थी।
मुखिया व संरक्षक के रूप में होती थी। ठीक है, याद रखिएगा, उसे जनस्य गोप्ता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जनस्य गोप्ता कहा गया। क्या कहा गया? जनस्य गोप्ता कहा गया। आगे बात समझ में दोस्तों। अब हम लोग बात करने वाले हैं आर्यों की सबसे प्राचीन संस्थाएं कौन कौन सी थी। यदि ये बात प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था, तो यहाँ हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे विदत की, या हम बात करेंगे सभा की, या हम बात करेंगे समिति की। तो विदत की यदि हम बात करें, विदत क्या चीज थी? तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि आर्यों की सबसे प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदत। और ये विदत जो संस्था थी वो विद्या और ज्ञान से संबंधित होती थी। महिलाएं इसमें भाग ले सकती थी। यहां पर एक और बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि ऋग्वैदिक काल की कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं थी जिनमें जो है महिलाओं को भाग लेने का अधिकार था। महिलाओं को भाग लेने के अधिकार का मतलब यहां पर यह है कि महिलाएं उसमें सम्मिलित हो सकती थी। तो पहली बात याद रखिएगा कि विदत और दूसरी सभा। सभा में भी महिलाओं को भाग लेने का अधिकार था, और महिलाएं जैसे ही सभा में भाग लेती थी वो सभावती कहलाती थी। क्या कहलाती थी? सभावती कहलाती थी। सभा और समितियां जिन्हें प्रजापति की 2 पुत्रियों के समान माना गया है। ये प्रश्न कई बार आपसे पूछ लिया गया कि प्रजापति की 2 पुत्रियां किसे कहा गया है? तो प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है सभा और समिति को। लेकिन यहीं से प्रश्न ये भी बन सकता है कि आर्यों की सबसे प्राचीनतम संस्था कौन सी है? तो प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदत, जो कि वस्तुतः ज्ञान और विद्या से संबंधित होती थी। महिलाएं इसमें भाग ले सकती थी। चलिए बात करते हैं विदत की। आर्यों की प्रमुख संस्थाएं। आर्यों की प्रमुख संस्थाएं। नंबर 1 विदत। आर्यों की सबसे प्राचीनतम संस्था थी। आर्यों की सबसे प्राचीनतम संस्था थी। सबसे प्राचीनतम संस्था थी। ठीक है, यह विद्या व ज्ञान से संबंधित, विद्या व ज्ञान से संबंधित होती थी। विद्या और ज्ञान से संबंधित का मतलब समझ सकते हो ना? मतलब जो बड़े प्रखंड पंडित होते थे, विदुषी महिलाएं होती थी, वो इसमें भाग लेती थी। शास्त्रार्थ होता था। क्या होता था? शास्त्रार्थ। एक चीज और याद रखिएगा कि विदत शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में 122 बार मिलता है। 122 टाइम्स। कितनी बार? 122 बार। ठीक है, तो विद्या व ज्ञान से संबंधित थी। नेक्स्ट बात, महिलाओं को इसमें भाग लेने का अधिकार था। इसमें महिलाओं को भाग लेने का अधिकार था। भाग लेने का अधिकार था।
ठीक है। और लास्ट बात आज की क्लास की कि ऋग्वेद में विदत का 122 बार उल्लेख मिलता है। 122 बार उल्लेख मिलता है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ कि सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। हमारी जो अगली क्लास होगी वो आप लोगों के लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। हम यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का बात करेंगे, जहाँ हम बात करेंगे सभा की। सभा को ऋग्वेद में क्या कहा गया, नरिष्ठा कहा गया है। सभा शब्द 8 बार मिलता है। क्या था सभा में, वस्तुतः ये ग्राम की सभा थी जिसमें वरिष्ठ लोगों का समूह सम्मिलित होता था। गांव के जो सामूहिक मसले होते थे उन सामूहिक मसलों को तय करने के लिए सभा का प्रयोग। सभा और समिति वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किस रूप में है ये भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। हम गण की भी बात करेंगे और भी आपके साथ में बहुत सारी बातें करने वाला हूँ। बहुत आनंद आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। चीजों को समझ रहे हैं ना आप लोग? बस इसी तरह से समझते रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, हंसते खिलखिलाते रहें। ईश्वर आपको इस सृष्टि की समस्त खुशियां दे, आपको जल्द से जल्द सफलता मिले। इन समस्त शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।